हेलो बच्चों, अविदिति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2023 में आए हुए सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 में आए हुए सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम था, बस यहां पर वैल्यूज डिफरेंट है और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखा, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखो और सेट नंबर देखो। ये 2022 के दो सेट में आया हुआ है, एक है सेट नंबर 2 और एक है सेट नंबर 7। समझ गए ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करने का तरीका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। चाहे तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लें, खुद से रफ में सॉल्व कर लें, ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूं। तो मैंने आपको समझाया था, जब भी ऐसे सर्किट वाले क्वेश्चन आए तो आप देखो दोनों सेल से धारा निकालकर ना, अगर दोनों सेल द्वारा धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मान लेते हैं ये 2 वोल्ट से करंट निकला होगा I1 और इस 1 वोल्ट से करंट निकला होगा I2। हमेशा याद रखना कि करंट को बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से बाहर निकालते हैं। प्लस टर्मिनल किसको कहते हैं? जो बड़ा दिखाई दे, है ना। अब यहां से I1 करंट यहां आया, यहां से I2 करंट यहां पहुंचा, दोनों करंट इस पॉइंट पर मिलेंगे और यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 प्लस I2। तो यहां धारा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से हो गया। यहां करंट पहुंचेगा, दो रास्ते में बटेगा, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। इस तरह से हमने कर लिया। अब इसका नाम लिख देते हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहां पर हमने कितने वेरिएबल माने हुए हैं? 2 वेरिएबल, एक है I1, दूसरा है I2। तो यहां हमें कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन के लिए कम से कम कितने लूप चाहिए? 2 लूप चाहिए। आपके सामने एक लूप होगा A B C A, दूसरा हो सकता है A C D A। समझ गए? बोलो। तो यहां हम सबसे पहले कौन सा लूप लेंगे? यहां मैं लूप सेलेक्ट करने वाला हूं A B C A, लूप A B C A में। बोलो, रूल याद है? मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम धारा की दिशा में चलेंगे माइनस लेंगे, विपरीत चलेंगे तो प्लस लेंगे। माइनस से प्लस अगर बैटरी के टर्मिनल पर जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। ये बैटरी के लिए है। तो आओ देखो, यहां हम A से B चल रहे हैं तो हम धारा की दिशा में तो चल रहे हैं, लेकिन AB सर्किट में, AB पथ में कोई भी रेजिस्टेंस अवयव नहीं है, तो यहां हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर हम बैटरी को देखें तो हम माइनस से कहां चल रहे हैं? प्लस, यानी यहां बैटरी के लिए +2 हो जाएगा। फिर हम जब B से C चलेंगे तो हम धारा की दिशा में है, इसलिए माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 1 इंटू I1। फिर जब आप C से A जाएंगे तब भी धारा की दिशा में है तो माइनस होगा। किससे गुणा होगा? 2 का गुणा होगा I1 प्लस I2। जहां से चले वहीं पहुंच गए तो क्या होगा? 0 होगा। और आगे सॉल्व करते हैं। 2 ये हो जाएगा माइनस I1, ये -2 I1, ये माइनस प्लस -2 I2 इक्वल टू 0। यहां से देखो तो ये -I1, ये -2 I1 दोनों जुड़ जाएंगे, 2 ये हो जाएगा -3 I1, ये -2 I2 इक्वल टू 0। अगर हम इस I1 I2 को 0 के साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू, उधर जाके 3 I1 प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा
प्लस 2i2। इस चीज को हम वापस ऐसे लिख सकते हैं 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से हम कौन सा लूप चुनेंगे? ए सी डी ए, लूप ए सी डी ए में बोलो क्या लिखेंगे? ए से सी चलेंगे तो धारा के विपरीत है, प्लस होगा 2 मल्टीप्लाई i1 प्लस i2। वापस से हम सी से डी जा रहे हैं, सी से डी करंट के अपोजिट प्लस होगा, कितना होगा? 1 इंटू i2। फिर जब हम डी से ए जा रहे हैं तो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, ये प्लस होता है ये माइनस, तो हो जाएगा माइनस कितना वोल्ट? 1। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो बराबर 0। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2i1 प्लस 2i2 प्लस i2, ये -1 उधर भेज दो तो +1। इधर देखो तो i2 प्लस i2 ऐड हो जाएगा, 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1। आया समझ में? 2i2 और ये 1i2 ऐड होकर 3i2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। मान लेते हैं हम i1 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और दोनों को मतलब दूसरे में से या पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे? 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर इतना हम प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक, तो अब यहां देखो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करके लिख लेते हैं। 2 में यहां गुणा करेंगे, 2 3 6, 6i1 प्लस 2 2 जा 4i2 इक्वल टू 2 2 जा 4, यहां आ गया। फिर दूसरे में 3 से गुणा करना है तो 3 2 जा 6i1 प्लस 3 3 जा 9i2 प्लस 3 1 जा 3। माइनस करना है तो सभी साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो चुका है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -5i2 हो जाएगा। फिर से प्लस माइनस माइनस, तो यहां हो जाएगा माइनस में 4 - 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो 1 आ गया। यहां से i2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/5, या फिर i2 इज इक्वल टू आप क्या यहां पर क्या लिख सकते हो? माइनस में, बोलो माइनस में क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा माइनस में, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 एम्पियर i2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, i2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। माइनस में आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने अपने आप से d से c में धारा मानी थी। इसका मतलब वहां माइनस आने का मतलब यह है कि यहां पर करंट d से c नहीं जा रहा होगा, बल्कि c से d जा रहा होगा। चलो ठीक है, इस i2 का मान समीकरण 1 में रख दो। यहां मैं लिखता हूं समीकरण 1 से, तो कहां है समीकरण 1? ये रहा 3i1 प्लस 2 इंटू i2, तो हो जाएगा -2 दूना 4, ये 0.4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 3i1 इक्वल माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 0.4, तो यहां से i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.4। यहां से i1 इक्वल टू हो जाएगा 2.4/3, आंसर इज 0.8 एम्पियर। ठीक है, यहां से हमें i1 की वैल्यू मिल चुकी है 0.8 एम्पियर, i2 मिल चुका है -0.2 एम्पियर। ठीक है, और यहां पर अगर हम i1 प्लस i2 करें, i1 प्लस i2, तो i1 की वैल्यू 0.8 प्लस i2
0.2 माइनस में, तो ये 0.8 प्लस माइनस माइनस 0.2 यानी आंसर 0.6 एम्पीयर। ठीक है, तो अब आप यहां पर सभी धारा का मान बता सकते हो कि इस 1 ओम में कितना करंट गया है। जो यहां पर 1 ओम लगा है यानी I1 की वैल्यू आपके सामने है। तो आंसर क्या होगा बताओ। तो पहला आंसर हो गया, अगर हम इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें और इसको R3, ठीक, जो हाँ आप क्वेश्चन बता सकते हो। तो मान लेते हैं R1 बराबर 1 ओम में कितनी धारा है, में धारा बराबर कौन सी धारा चल रही है, I1 का मान हमें मिल चुका है, कितना है 0.8 एम्पियर। ऐसे ही R2 जो 1 ओम है, धारा कितनी है। तो ये देखो माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हमने जो दिशा मानी वो गलत मानी है। तो आप आंसर 0.2 एम्पियर ही लिखो, यहां दिशा क्या होगी, सी से डी होगी, सी से डी दिशा होगी। और जो R3 हमने लिया है, R3 क्या है 2 ओम है, 2 ओम में धारा। तो इस समय I1 प्लस I2 कितना आया है 0.6 एम्पियर। तो ये आपके आंसर है, समझ में आ गया होगा, ठीक, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल क्या होगा, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। यह प्रश्न आपके 2022 के सेट नंबर 3 में पूछा गया है। देखो क्या दिया है, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में, मतलब आपके पास 3 सेल हैं, तीनों के विद्युत वाहक बल क्या है 6 वोल्ट है, तीनों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो R1 R2 R3 नगण्य मानते हुए हम R मान सकते हैं। और आपसे पूछा है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य जो है विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो मान लो E1 बराबर E2 बराबर E3 इक्वल टू 6 वोल्ट, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर हमने R मान लिए। अब समांतर क्रम के लिए याद है फॉर्मूला, बोलो, समांतर क्रम में तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है, बोलो, ये होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 पूरे का बटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बस वैल्यू रख दो। E1 की जगह देखो क्या है, E1 भी 6 है, मतलब E2 E3 सब 6 है और इसकी जगह R लिखना है। तो 6 अपॉन R प्लस 6 अपॉन R प्लस 6 अपॉन R डिवाइड बाई 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R। इसको जरा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 18 बटे R, और यहां हो जाएगा 1 1 2 1 3 3 बटा R, R से R कैंसिल, 3 से 18 कैंसिल, आंसर इज 6 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा, समझ गए। वैसे भी आपको पता है कि चाहे जितने सेल समांतर क्रम में लगे हों, अगर सबका विद्युत वाहक बल सेम है तो पूरे का तुल्य भी सेम ही होता है। हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके थे, इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ताप बढ़ाने पर चालक की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपका प्रश्न है 2022 सेट नंबर 3। तो बोलो, याद है आपको गतिशीलता क्या है, बोलो, ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ाया जा चुका है। क्या है गतिशीलता, बोलो। तो गतिशीलता किसी भी चालक की बताई गई थी कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E, याद आ गया। तो यही है गतिशीलता। और गतिशीलता का तात्पर्य क्या है, गतिशीलता का तात्पर्य है कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन
जो उस चालक के अंदर गति करने की जो उनके पास क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम कहते हैं गतिशीलता। और उसको डिफाइन करने के लिए क्या है, Vd अपॉन ई से हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां लिखते हैं इसका आंसर, गतिशीलता का तात्पर्य चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति करने की क्षमता से है, गति करने की क्षमता से है। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। क्या है वो तरीका? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और गतिशीलता म्यू बराबर होता है Vd अपॉन ई, ये होता है इसका डेफिनेशन। अब प्रश्न का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ताप बढ़ाने पर चालक की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आओ इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे, हम जानते हैं Vd इज इक्वल टू होता है EV टाउ अपॉन ml। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद करो, जब हमने अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त किया था। डेरिवेशन याद है? Vd इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन ml, जहां E क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, V क्या है, चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, टाउ क्या है, श्रांति काल, मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच में कितना औसत समय लग रहा है, वो टाउ होता है। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है, चालक की लंबाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग विभव प्रवणता पढ़े हो ना? विभव प्रवणता V/L बराबर होता है E के। ठीक है, तो यहां से Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/L की जगह E आ जाएगा, यानी E टाउ अपॉन M। ये इसका मान जरा इस इक्वेशन में रखो। इस Vd का मान इस इक्वेशन में रखने पर म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vd की जगह हो जाएगा E टाउ अपॉन M, और साथ में यहां क्या रहेगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E टाउ अपॉन M। अब इस बात को ध्यान से देखो, यहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये दोनों नियत है, ये दोनों क्या है, नियत है। यानी म्यू यहां किस पर डिपेंड कर रहा है, टाउ पर, श्रांति काल पर। और श्रांति काल को मैंने कहा था दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय। एक बात बताओ, जब हम किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे, इसका मतलब हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा पाकर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से वाइब्रेट होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करेंगे तो उनके दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय क्या होगा, कम हो जाएगा, फटाफट टक्कर होने लगेगी।
समझ में आ रहा है ना। जब हम गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से कंपन करेंगे, एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे। जब जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे तो रिलैक्स करने का टाइम कम हो जाएगा, यानी श्रांति काल का मान घट जाएगा। अब आप देख कर बताओ, श्रांति काल का मान घटने से क्या होगा, म्यू भी घट जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ये दिमाग में मत लाना। क्यों कम होगा, क्योंकि टक्कर बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, रिलैक्स करने का टाइम खत्म हो रहा है। समझ गए। तो यहां श्रांति काल का मान घटेगा और जिसकी वजह से चालकता भी घट जाएगी, मतलब गतिशीलता भी घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो अच्छे से गति कर पा रहे थे उनको गति करने में बाधाएं उत्पन्न होंगी, कहने का मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और यही होता भी है। ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घट जाता है, जिससे गतिशीलता भी घट जाती है, गतिशीलता भी घट जाती है। ठीक, आ गया समझ में, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम से जुड़े हैं। प्रतिदिन यानी 24 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। ये 2022 के सेट नंबर 3 में पूछा गया है। अच्छा, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर याद हो, यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बोलो, याद है? जो घरेलू परिपथ में हम व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना करते थे वो यूनिटों में करते थे, अगर याद हो तो। यूनिट में, यूनिट किसको कहते हैं, किलोवाट आवर को, याद आया? किलोवाट आवर को हम क्या कहते थे, यूनिट कहते थे। तो हमें इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से करना है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। इसी में हम घर में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसकी गणना करते हैं। और आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, यूनिटों की संख्या बराबर, यूनिटों की संख्या बराबर, यहां होता है वाट, यहां होता है घंटे, ठीक है, यहां होता है दिन, ठीक, यहां होता है यंत्रों की संख्या, ठीक है, और सबके बटे में होता है 1000। तो ये किलोवाट आवर में बदल देता है डायरेक्टली। बाकी इसको सॉल्व करने का अलग तरीका भी है, बट लंबा मेथड हो जाएगा, और इस मेथड से आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बताओ ये वाट कितना दिया है, वाट है 60 वाट, तो 60 हो जाएगा, गुणे कितने घंटे हम जला रहे हैं, तो प्रतिदिन यानी 24 घंटे की बात हो रही है, और दिन हम एक ही दिन का पूछ रहे हैं ना, पूरा महीना तो नहीं बोल रहे हैं। अगर यहाँ एक महीने का होता तो यहाँ 30 लिखना पड़ता। ठीक, यंत्रों की संख्या कितनी, कितने बल्ब लगे हैं, 200 बल्ब लगे हैं, तो यहाँ गुणा 200 बटे में 1000 हो जाएगा। अब आप 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल कर दो, ऊपर जो कुछ बचा है गुणा कर लो। आपने देखा यहाँ 6 दूना 12 और 12 का 24 से गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणे 24। तो यहां यूनिटों की संख्या चल रहा है, यूनिटों की संख्या बराबर क्या आया, गुणा कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक, बोलो क्या आया, ये आया 12 चौके 48, 12 दूना 24, 24 में 4 28, 228 यूनिट, यही आंसर आया। समझ गए, 228 यूनिट। अगर आपसे किसी ने कहा कि भैया इसको जूल में बदल दो ना, भाई हो सकता है क्वेश्चन में कह दे जूल में, यहां वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, जब भी क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो आपको आंसर किस में देना है, यूनिट में, क्योंकि हम घरेलू परिपथ में, जो आपके डोमेस्टिक सर्किट में व्यय हुई ऊर्जा की गणना करते हैं वो किस में करते हैं, यूनिट में करते हैं। बाकी आपको पता होगा 1 यूनिट बराबर क्या होता है, तो आंसर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये मैं कन्वर्जन यहां लिख देता हूं ताकि आपको आगे काम आए। 1 यूनिट
बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक, इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात करो। धारा पूछा है। देखो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है इस प्रश्न में नोट कर लो। दिया है यहां पर त्रिज्या r इक्वल टू कितना है 0.7 एंगस्ट्रॉन को आप लिख सकते हो 10 की घात -10 मीटर। चाल आपके पास है 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड। और कुछ दिया है नहीं। तुल्य धारा पूछा है, I इज इक्वल टू आपसे पूछा है। एक बात बताओ, I बराबर क्या पढ़ा है आपने, Q बटा T पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा ना। और यहां Q क्या है आवेश, T क्या है समय, कितने समय में वो आवेश फ्लो किया। अच्छा, यहां हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को हम E मान लें और समय को T मान लें। यानी I बराबर आपको क्या मिला E/T। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। फिर समय निकालना है। अब यहां बोलो, यहां क्या बोल रहा है, कक्षा में तुल्य धारा, मतलब एक कक्षा में कितनी धारा बनी। तो आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन जब पूरे कक्षा में चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय निकाल लो, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, यहां मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षा में एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय, और इसको हमने क्या बोला T। तो समय बराबर सबको पता है दूरी बटे चाल। अच्छा, यहां दूरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन तो वृत्तीय मार्ग पे चल रहा है और एक पूरा वृत्त घूमने में उसके द्वारा चली गई दूरी उसके परिधि के बराबर होगी। तो आंसर हो जाएगा T इज इक्वल टू 2πr/v। ये आ गया। तो जरा इसको हम सॉल्व कर लेते। तो यहां से T इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, R की जगह 0.7 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में V, और V की जगह क्या आएगा 6.6 इंटू 10⁴। इसी को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया। इधर बचा 22 और ये 7 से ये 7 कट गया। समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन देखते रहना। आप कैलकुलेशन करने का अलग तरीका अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, 7 से 7 और 22 से 66 को 3 आ गया यहां। ठीक है, ऊपर 2 बचा है नीचे 3 है। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 2 रह गया गुणे 10 की घात -10, और ध्यान से देखो ये 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -10, और ये वाला ऊपर जाके -4 बनेगा, और बटे में क्या रह गया 3। ठीक, अब यहां देखते हैं। ठीक, T बराबर क्या मिलेगा, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। ये T का मान यहां अगर हम लिख लें, देखो ध्यान से, तो यहां क्या है 2/3 गुणे 10 की घात -10 -4 यानी -14 हो जाएगा। इस T का मान समीकरण 1 में रख दो, तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 से I बराबर आपके सामने क्या है E/T। अच्छा, E की वैल्यू क्या होती बोलो, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई टाइम। टाइम की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻14। सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये 3 डिवाइड का डिवाइड है, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो 1.6 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻19, और यहां हो जाएगा 10⁻⁻14। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 16 × 48 4.8 बटे 2 गुणे 10 की घात -19। ध्यान से देखो तो ये -14 ऊपर जाके +14 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे
तो I बराबर हो जाएगा आपके पास 2.4, 2 से भाग करने पर, गुणे 10 की घात -19 + 14 यानी -5। ठीक है, तो ये एम्पियर में आंसर आ चुका है, ये आपका एक आंसर आ चुका है। हालांकि अगर आप इसको चाहो तो I बराबर क्या लिख सकते हो, इस दशमलव को अगर यहां ले जाओगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये गुणे 10 की घात ये -6 हो जाएगा। -6 को हम माइक्रो कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा 24 माइक्रो एम्पियर। यही आंसर आपके आंसर शीट में दिया है। हालांकि अगर आप यहां तक लिख के आओगे तो कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक, तो नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में तथा उनकी लंबाइयां 5:3:1 के अनुपात में है, उनके वैद्युत प्रतिरोधों में अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां तीनों तार वो किसके बने हैं, तांबे के। इस बात का यहां बहुत मतलब है, तीनों ही तार तांबे से बने हैं, तो इसका मतलब उनकी जो प्रतिरोधकता है यानी जो उनका रो है वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा सबके लिए, और इनका घनत्व भी क्या होगा, समान होगा। देखो बात को समझो, आपको यहां M1:M2:M3 कितना दिया है, 1:3:5, L1:L2:L3 कितना दिया है, 5:3:1। निकालना क्या है, R1:R2:R3, ये आपको निकालना है। अब आप यहां समझो, आप यहां लिखो, हम जानते हैं R = ρL/A, ये होता है। ठीक है, अब यहां दिक्कत यह है कि L के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन एरिया के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, तो क्या किया जाए। अच्छा, अगर मान लो हम यहां द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, क्या इससे हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम द्रव्यमान से लेकर कुछ यहां पर रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जो कांस्टेंट के टर्म में आए। तो आप क्या करोगे, आप इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो, और इसके बाद लिखोगे द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। अब आपके पास एक तांबे का बेलनाकार तार है, क्या है, तांबे का बेलनाकार तार, ये क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है, उसकी लंबाई। इसका हम बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, πr² से, तो यहां πr² का काम कौन करेगा, एरिया। भाई बेलनाकार तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैसा दिखता है, सर्कुलर, इसका एरिया क्या होगा, πr², तो इसकी जगह हम a लिख सकते हैं, और इसकी जो लंबाई है वही तो h होती है, तो h की जगह क्या लिख सकते हैं, l, यानी बेलन का आयतन हम यूज कर सकते हैं a × l। बोलो, ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो द्रव्यमान m बराबर हम लिख सकते हैं आयतन al × घनत्व को हमने d मान लिया। अब यहां से a बराबर क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, m/ad हो जाएगा, सॉरी हमें a का मान चाहिए, तो हम यहां के क्या ले आए, LD, और यहां क्या हो जाएगा a। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से R बराबर ρL/A की जगह हो जाएगा m/LD। ध्यान से देखो, तो LD डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ρL, और ये LD ऊपर जाएगा तो L × L L² क्या हो जाएगा, m। ठीक, तो यहां से R का जो मान आया है वो आया है ρL²D/m। अब यहां ध्यान से समझना, हमें L के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, हमें M के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, रो क्या है, D क्या है। रो है प्रतिरोधकता, जो कि निर्भर करती है किस पर, जो कि निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर, और यहां पदार्थ तीनों तारों का सेम है, यानी रो कांस्टेंट हो जाएगा। डी क्या है, घनत्व, वो भी डिपेंड करता है कौन सा पदार्थ लिया गया है। फिर से वही बात कि तीनों तार का जो
घनत्व होगा वो भी सेम होगा, ये भी कांस्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर अपॉन M, ये लिख सकते हैं। कुल मिला के प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो रहा है और द्रव्यमान M के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर हो जाएगा यहां से L1 स्क्वायर अपॉन M1 रेशियो L2 स्क्वायर अपॉन M2 रेशियो L3 स्क्वायर अपॉन M3। कुछ नहीं करना है, L1 L2 L3 हमें पता है, देखो L1 L2 L3 पता है। अब यहां उस पर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से हो जाएगा 5 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो 1 स्क्वायर, और डिवाइड में M1 M2 M3 का रेशियो है 1 रेशियो 3 रेशियो 5। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां हम लिखेंगे R1 रेशियो R2 रेशियो R3, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बटा 1 रेशियो 3 त्रिक का 9, 9 बटा 3 रेशियो 1 बटा 5। यहां से 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे, यहां 3 आएगा, यानी रेशियो बना R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल यहां आया 25 रेशियो 1 रेशियो 1/5। इसको अगर हमें क्या करना है, अगर इसको हम और भी पूर्णांक में बदलना चाहते हैं तो देखो ये 1/5 है, अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी तीनों 5 से गुणा कर दो। इसको अगर पूर्णांक बनाएंगे हम तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 रेशियो 5 एकम 5 और यहां आ जाएगा 1। तो यही है आपका आंसर। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, आर का मान ज्ञात करो। ये आपके पास एक सर्किट है और कहा जा रहा है कि ये जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन सर्किट है और कैसी है, बैलेंस्ड है, संतुलित है। तो अगर आपको कंडीशन याद हो, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या होता है, P बटा Q बराबर R बटा S। तो यहां आपको देखो, आप यहां क्या करेंगे, आप पहले तो P बराबर क्या दिया है आपको, 6 ओम दिया है, इसको आप Q मान लो ना। तो यहां ध्यान से समझो मेरी बात, यहां Q क्या है, R और 15 है, लेकिन ये समांतर क्रम में है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो पहले R और ये सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। तो यहां हम लिखते हैं R व 15 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, R और 15 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, देखो इसको हमने P मान लिया, इसको हम पूरे को Q मान लेते, ये R होगा ये S होगा, तो तुल्य प्रतिरोध 1/Q निकालते हैं। समझ में आ रहा है Q हम क्यों बोल रहे हैं, इसको हमने P माना, इसको Q मानेंगे, इसको R मानेंगे, इसको S, फिर लगाएंगे व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन वाली कंडीशन। तो 1/Q इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/15 हो जाएगा। यहां से 1/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 और R का एलसीएम 15R हो जाएगा, यहां आएगा 15, यहां आएगा R। भाई R और 15 का एलसीएम मल्टीप्लाई हो गया, R से R कैंसिल, 15 बचा, 15 1 जा 15, 15 से 15 कैंसिल, R 1 जा R। यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15R बटा 15 प्लस R। P आपको यहां क्या दिया है, 6 ओम। ठीक, PQ पता चल गया। और कंफ्यूजन हो सकती है आपको, यहां भी R है और हम इसको अभी R मानने वाले हैं। ठीक है, तो हम PQMN ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम PQMN लेने वाले हैं, PQMN। वैसे तो PQRS लेते हैं, बट यहां R पहले से है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए तो हम यहां पर इसको हम P बोल दे रहे हैं,
इसको हम पूरे के लिए Q बोलेंगे, इसको हम पूरे के लिए M बोलेंगे, इसको हम N बोलेंगे। तो यहां से M बराबर क्या है आपके सामने 3 ओम है और N बराबर क्या है 1.5 ओम है। जरूर नहीं कि हम आप Mn ही लें, कुछ भी ले सकते हैं या आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि व्हीट स्टोन के संतुलन की शर्त से क्या होगा 6 बटे ये वाला बराबर 3 बटे ये वाला। तो आप यहां लगाएंगे अब संतुलन की शर्त से। क्या है संतुलन की शर्त? P बट्टा Q बराबर R बटा S की जगह हम M बटा N यूज किए हैं। तो यहां से P की वैल्यू क्या है? यहां से P की वैल्यू है 6 अपॉन Q की वैल्यू क्या आई है 15R अपॉन 15 प्लस R इक्वल है M की जगह है 3 और N की जगह है 1.5। तो ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ 2 आएगा, आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 6 अपॉन 15R अपॉन 15 प्लस R इक्वल टू यहां से 2 आया। हम इसका गुणा इससे कर देंगे, यहां 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15R अपॉन 15 प्लस R मल्टीप्लाई में है 2, 2 से इसको कैंसिल किया, यहां आ गया 3। ठीक है, यहां आ गया 3। तो 3 इक्वल क्या आया 15R अपॉन 15 प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं तो यहां हो जाएगा 3 15 प्लस R इक्वल टू 15R। इस 3 से इस 15 को कैंसिल, यहां 5 आ गया तो 15 प्लस R इक्वल टू क्या आ गया 5। यहां से 15 प्लस R इक्वल टू 5R हो गया। R को वहां भेज दो तो 15 इक्वल टू 5R माइनस R, 15 इक्वल टू 4R, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4 कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12 30 आया, 4 7 जा 28 20 आया, 4 5 जा, यही आपका आंसर है। तो R की वैल्यू क्या आ गई 3.75। समझ में आ गया होगा, नोट करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी R1 प्रतिरोध में T समय तक I1 धारा प्रवाहित करती है तथा एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा I2 प्रवाहित करती है। यदि दोनों दशाओं में प्रतिरोधों में समान ऊष्मा उत्पन्न हो तब सिद्ध कीजिए कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर √R1 इंटू R2। ये प्रश्न 2022 के सेट नंबर 5 में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ही ध्यान से समझें आप लोग। तो देखो सबसे पहले हम मान लेंगे कि आपके पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो मान लो, माना एक सेल है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। मान लेते हैं हमारे पास ये प्रतिरोध है R1 और यहां हमने सेल जोड़ रखा है, इस हिसाब से ये आपका सेल है, ये R हो गया और ये E हो गया। मान लो इसने I1 धारा इसमें प्रवाहित कराया, इसी तरह से हमने यहां पर R2 प्रतिरोध लिया, सेम बैटरी यहां भी कनेक्ट की, ठीक, इसने यहां I2 धारा भेजा और इसका भी विद्युत वाहक बल E और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं यहां से, इस केस में I1 बराबर क्या होगा, बोलो। I बराबर क्या होता है E अपॉन R इक्विवेलेंट। E की जगह E ही रहेगा और R इक्विवेलेंट या दोनों श्रेणी क्रम में हो तो जाएगा R1 प्लस स्मॉल r यहां से, और यहां से I2 बराबर क्या होगा E अपॉन तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R2 प्लस स्मॉल r। ये I1 I2 आ चुका है। अच्छा, इसमें मान लेते हैं ऊष्मा उत्पन्न हुई है H1 और इसका फॉर्मूला होगा I1 स्क्वायर R1 इंटू T, और इसमें उत्पन्न ऊष्मा को हम H2 बराबर बोल रहे हैं
I2 स्क्वायर R2 इंटू टी, दोनों में समान समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये ऊष्मा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, जूल का तापन नियम है, ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक, क्या होता है ऊष्मा इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हमने पहले वाले केस में I की जगह I1 लिया है और R की जगह R1 लिया है, टाइम सेम है यहां पर भी, और यहां से I1 I2 का मान हमें पता है। अब प्रश्न अनुसार क्या है देखो, तो यहां मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार जो H1 है वो H2 के बराबर है, ये दिया है, समान ऊष्मा उत्पन्न हो। तो H1 की जगह हम क्या लिखेंगे, I1 स्क्वायर R1T बराबर I2 स्क्वायर R2T। T से T कैंसिल हो चुका है क्योंकि दोनों में समान समय था। I1 स्क्वायर, I1 का मान यहां से हमें मिल रहा है, तो यहां से हो जाएगा E बटे R1 प्लस स्मॉल r, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहां देखो I स्क्वायर फिर R1 इक्वल यहां से क्या हो जाएगा I2 की जगह E अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर। ये आया हमारे सामने, इसको सॉल्व करना है, और यहां R2 भी रहेगा, गुणे में R2 भी है। ठीक है, कोई समस्या यहां तक होनी नहीं चाहिए, बोलो सही है? ठीक है, क्या किया जाए? हमारे पास दो ऑप्शन है, बोलो क्या किया जाए यहां पर। एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर दोनों तरफ वर्गमूल ले सकते हैं, ठीक है, और या हमारे पास दूसरा मेथड है कि हम यहां E स्क्वायर करेंगे और यहां R1 प्लस R का होल स्क्वायर करें, यहां R2 प्लस R का होल स्क्वायर, फिर लगाएं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो वैसे भी कर सकते हैं, और उससे एक शॉर्टकट मेथड है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लें, वर्गमूल। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा ये, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यहां बचेगा E अपॉन R1 प्लस R, लेकिन इस R1 का स्क्वायर तो था नहीं, तो R1 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट R1 बराबर, यहां हो जाएगा E अपॉन R2 प्लस R, और यहां हो जाएगा अंडर रूट R2। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। E से E कैंसिल हो चुका है, हाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ, तो ये E से E कैंसिल हो चुका है। अच्छा, हमने बताया ना कि वर्गमूल क्यों लिया, ताकि शॉर्ट हो जाए। बाकी आप तो कर सकते हो कि E स्क्वायर से E स्क्वायर कैंसिल कर दो, फिर यहाँ R1 ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा R1 प्लस R का होल स्क्वायर, यहाँ R2 ऊपर, फिर R2 प्लस R का होल स्क्वायर, फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर कॉमन लेंगे, फिर भी आएगा, बट थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें थोड़ा सा समय बच जाएगा। देखो फिर क्या करने वाले, यहां आ जाएगा रूट R1 अपॉन R1 प्लस स्मॉल r इक्वल रूट R2 अपॉन R2 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते थे, यहां हो जाएगा R1 प्लस R मल्टीप्लाई में रूट R2 इक्वल, यहां हो जाएगा R2 प्लस R मल्टीप्लाई रूट R1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा R1 रूट R2 प्लस R रूट R2 बराबर, यहां हो जाएगा R2 रूट R1 प्लस R रूट R1। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां ले आएंगे, या फिर हम इसको यहां ले आएंगे, उसको वहां भेज देंगे, तो यहां बचेगा स्मॉल r रूट R2, ये इधर आके माइनस स्मॉल r रूट R1 बराबर, इधर क्या बचा, इधर बचा R2 रूट R1 माइनस ये इधर आएगा R1 रूट R2। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर यहां स्मॉल r आपको कॉमन दिख रहा होगा, स्मॉल r आपने कॉमन ले लिया, यहां बचा रूट R2 माइनस रूट R1 बराबर, यहां ध्यान से देखो, क्या हम R2 को रूट R2 इंटू रूट R2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने R2 क्या लिखा, रूट R2 इंटू रूट R2
इंटू रूट R1 माइनस क्या, हम R1 को रूट R1 इंटू रूट R1 इंटू रूट R2 ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। R2 जैसे a को हम रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं, रूट रूट गुणा होकर स्क्वायर हो जाता है, हट जाता है, पता होगा आप लोगों को। तो R2 की जगह हमने लिखा रूट R2 इंटू रूट R2 रूट R1, R1 की जगह रूट R1 R2 था ही। इससे होगा क्या, इसमें R1 R2 रूट में कॉमन हो जाएगा, तो यहां से स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा रूट R2 माइनस रूट R1, यहां आप कॉमन ले लो रूट R1 रूट R2, ये कॉमन ले लो। तो देखो R1 R2 बाहर, यहां बचा क्या, रूट R2 बचा, माइनस यहां भी R1, ये R1 R2 बाहर आ गया तो रूट R1 बचा, यही तो बचा है। ध्यान से देखो तो ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, रूट R। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट R1 R2। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आसान तो नहीं है बट बहुत कठिन भी नहीं है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया हो, ठीक। तो नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R ओम है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। तो हमारे पास एक व्हीटस्टोन सेतु है और इसकी प्रत्येक भुजा और धारा मापी का प्रतिरोध क्या है, R है, मतलब ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये भी R है, और ये किसी बैटरी से जुड़ा है, मान लो यहां बैटरी से जुड़ा है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो इसको हटा दो, मतलब यहां कोई प्रतिरोध नहीं है। ये मान लो A और B। तो देखो बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो देखो बैटरी का एक टर्मिनल A सिरे से जुड़ा है, दूसरा टर्मिनल B सिरे से, तो अगर मैं बैटरी के सिरों के बीच में बोलूं तो इसका मतलब हम A और B के बीच बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं, A और B के बीच, क्योंकि A ही प्लस से जुड़ा है, B माइनस से जुड़ा है। तो अगर हम इन दोनों के प्लस माइनस के बीच बात करेंगे तो A और B आएगा। कहने का मतलब आपसे ये प्रश्न में इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि आप इन A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। आपको देखो यहां क्या बोला है कि व्हीटस्टोन सेतु कैसा है, संतुलित है। अगर संतुलित है तो धारा मापी में कोई धारा नहीं जाएगी, अगर धारा मापी में कोई धारा नहीं जाएगी इसका मतलब यहां धारा मापी का प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाएगा। अगर धारा मापी का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा तो R1 मतलब ये R और ये R श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, इधर ये R श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर इनका तुल्य आ जाएगा 2R, इनका भी तुल्य हो जाएगा 2R, दोनों समांतर में हो जाएंगे तो 1/2R प्लस 1/2R, आंसर 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, और अल्टीमेटली प्रतिरोध R आ जाएगा। ठीक, क्या आंसर आया, R आया। आया समझ में, उड़ गया। चलो मैं बता रहा हूं, देखो अब आप यहां लिखोगे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। नो करंट विल फ्लो इन एमीटर और इन गैल्वेनोमीटर, in that case there will be no resistance across this galvanometer। तो इसका मतलब इस समय इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो प्रभावहीन हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे धारा मापी का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। इन दैट केस यहां और यहां हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप यहां देखोगे R व R कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी ना, R व R श्रेणी क्रम में, तो आंसर R डैश इक्वल टू 2R हो जाएगा, R प्लस R। इधर ये भी क्या हो जाएगा, R व R श्रेणी क्रम में, इधर भी हो जाएगा R डबल डैश भी 2R, फिर ये R डैश
व आर डबल डैश आपस में ये समांतर में होंगे, ठीक है। अगर ये समांतर में होंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। r डैश की वैल्यू 2r, r डबल डैश 2r, सॉल्व करेंगे तो 2/2r कैंसिल होके 1/r, यानी r इक्विवेलेंट क्या आया, r के ही आंसर, मतलब r के ही इक्वल आया। तो वही मैं बोल रहा था, समझ गए। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के अगर चारों प्रतिरोध सेम हो तो आंसर भी वही आता है। नोट करना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था, समझ गए, तो नोट कर लो इसको। एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं, तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए इसका आंसर, सोचिए और बताइए। प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता यानी रो या विशिष्ट प्रतिरोध केवल तार जिस पदार्थ से बना होता है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करती है, तो उसकी लंबाई, उसके आकार से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर आप उसकी लंबाई को 4 गुना खींच दो, 2 गुना खींच दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रतिरोध बदल जाएगा बट प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। तो आंसर आप लिख सकते हो, प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। तार की लंबाई व आकार पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसलिए तार को खींचकर लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ गई, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। यह प्रश्न 2022 के सेट नंबर 6 में आ चुका है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, फिर जो मेरा सॉल्यूशन होगा उससे मैच करा के देख लो, ठीक है। खुद से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और खुद से इसको ट्राई कर लो, ठीक, कर लिया। चलिए अब मैं करता हूं। देखो, मैंने आपको समझाया है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा परिपथ हो जिसमें संधारित्र और प्रतिरोध दोनों हो, तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप पावर सप्लाई करेंगे, मींस करंट फ्लो होगा, संधारित्र फुली चार्ज हो जाएगा। और जब संधारित्र एक बार आवेशित हो गया, चार्ज हो गया, तो वो जिस तार में लगा है उस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। आओ यहां देखते हैं। तो मान लेते हैं यहां से आई करंट चला और यहां पहुंचा, यहां करंट बट करके इसको पूरी तरह से चार्ज कर दिए। जैसे ही चार्ज हो गया, अभी करंट इसमें से नहीं जाएगा, पूरा का पूरा करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, मींस इसमें आई करंट फ्लो होगा, यहां भी आई करंट फ्लो होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस परिपथ के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि ये सब में एक ही धारा चली थी, ये सभी श्रेणी क्रम में होंगे, तो आंसर इज 2 + 3 + 1 यानी कि 6 ओम। यहां से V आपको कितना दिया है, 12 वोल्ट। I इज इक्वल टू निकाल सकते हो V/R करके, तो यहां से 12/6 आंसर है 2, यानी करंट का मान आपको इस परिपथ के लिए क्या मिला, 2 एम्पियर मिल चुका है। हमें पूछा क्या, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन पर संचित आवेश की मात्रा समान होगी दोनों पर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा,
तुल्य धारिता। तो मान लेते हैं ये क्या है, इसको हम चलो यहां मान लेते हैं ए और यहां मान लेते हैं ये बी। तो हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो आप यहां लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता 1/c इक्विवेलेंट, तुल्य निकालने के लिए 1 करते हैं श्रेणी में, तो 1/1 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, इन कैल्शियम 2 और यहां आ जाएगा 2 + 1। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2, तो यहां से c इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड। अब हमें ए से बी का क्या निकालना है, विभवांतर। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या होगा, ए से चल रहे हैं तो यहां लिखेंगे VA, फिर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस कितना 2I, फिर माइनस 3I, और कहां चलना है बी पर रुक गए तो यहां इक्वल टू VB। क्या होगा यहां से VA ये हो जाएगा -5I इक्वल टू VB, इसको यहां ले आओ तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 5I, और 5 इंटू आई की जगह आया है 2, यानी 5 दूना 10 वोल्ट। तो ए से बी का विभवांतर हमें मिल चुका है। अब आप यहां लिख सकते हो अतः प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा Q1 बराबर Q2, दोनों पर सेम होगा, और वो होगा किसके इक्वल, C इक्विवेलेंट इंटू VAB के। C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है 2/3 माइक्रो की जगह 10 की घात -6 और वोल्टेज की जगह है 10, तो 10 दूना 20, 20/3 और 10 की घात -6 को माइक्रो लिख सकते हो तो माइक्रो कूलम, यही आपका आंसर। यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा कितनी आई है 20/3 माइक्रोकूलम। चाहो तो इसको डेसिमल में लिख सकते हो, चाहो तो इतने पर ही छोड़ सकते हो। तो आसान था, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न 2022 के सेट नंबर 6 में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आओ देखते हैं। तो दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा E1 सेल के सिरों की वोल्टता, ये दो चीज। अब देखो यहां पर दो सेल हैं, अगर आप दोनों सेल से धारा निकालना चाहोगे तो इससे इधर करंट आएगा, इस वाले से इधर आएगा, मतलब करंट निकालना पॉसिबल नहीं। तो ऐसे केस में मैंने आपको समझाया था कि जो बड़ा वोल्टेज वाला हो, जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा हो, उससे आप करंट इमेजिन कर लो। तो मान लो इस E2 सेल से I करंट फ्लो हुआ होगा, फिर यही करंट यहां पहुंचा होगा, यही करंट घूम करके यहां पहुंचा होगा, और यहां पहुंचकर करंट के सामने दो रास्ता है, तो मान लेते हैं करंट यहां I1 गया होगा और यहां शेष करंट गया होगा। यहां तक I करंट आया है, I में से I1 यहां चला गया, बचा क्या I माइनस I1। तो I माइनस I1 करंट यहां पहुंचा, फिर यहां दोनों फिर से मिले और दोनों मिलकर यहां I करंट हो गया और यहां भी क्या हो गया I करंट हो गया। ये धारा का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब जरा इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये A हो जाएगा, ये B मान लिया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, और ये F हो गया, और ये G हो गया। हमने ऐसे नाम इसका लिख लिया। हमें यहां हमने दो वेरिएबल माना है, एक I माना है, दूसरा I1 माना है। तो कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन के लिए कम से कम कितने लूप चाहिए, दो लूप चाहिए। तो हमारे सामने एक लूप है A B C D E A और दूसरा है D C G F D। दोनों लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे और हमें अपना आंसर मिलेगा। आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा लूप A B C D E A, A B C D E A में जब आप A से B चल रहे हो, ध्यान से, तो आप करंट के विपरीत चल रहे हो, प्लस होगा,
कितना 0.5 इंटू आई। फिर माइनस, देखो बैटरी का माइनस से प्लस जा रहे हो तो यहां प्लस होगा कितना 4 वोल्टेज, प्लस कितना होगा 4 वोल्टेज, बाद में लिखेंगे, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, 4 आया। फिर आप प्लस से माइनस जा रहे हो, देखो ये प्लस है ये माइनस, तो यहां माइनस कितना 8 हो जाएगा, और अभी भी करंट के विपरीत हो तो प्लस में आएगा कितना 1 इंटू आई, या फिर I इंटू 1, जो भी लिखो। फिर आप गए B से C, कोई अवयव नहीं, कोई बात नहीं। फिर गए C से D, आपने देखा कि अभी भी आप क्या हैं, अभी भी आप धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो प्लस होगा, I1 का गुणा 3 में तो 3I1 हो जाएगा। फिर जब आप D से E जा रहे हो, अभी भी प्लस में क्योंकि विपरीत हैं, और कितना हो जाएगा 4.5 इंटू आई हो जाएगा। फिर आप E से A, कोई अवयव नहीं, A से जहां से चले थे वहीं पहुंचे, बराबर 0 हो गया। इतनी बात आपको आ गई होगी। यहां क्या आएगा, यहां I है, ये 0.5 आई, ये 4 में से 8 गया, -4 आया, है कि नहीं, 4 - 8 - 4, ये I इंटू 1 आई हुआ, ये आया 3I1, और ये आया 4.5 आई बराबर 0। आई जहां जहां है सबको जोड़ लेंगे, ये है आई, ये है आई, और यहां है 4.5 में 0.5 5 हो जाएगा, 5 1 6, देखो ये 1.5 हुआ, 1.5 और 4.5 6 हुआ, ये 6I हो गया। इधर I1 कहां है, केवल यहां है, प्लस 3I1, और इस 4 को वहां भेज दो, +4 हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। फिर आप लूप कौन सा चुन लो, लूप चुन लो DCGFD, DCGFD में। अब जब आप D से C चले तो करंट के दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस होगा, माइनस में 3I1 होगा। फिर यहां कोई अवयव नहीं, फिर यहां जैसे ही चलेंगे तो G से F चलने पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चल रहे हैं, 6 इंटू आई माइनस I1, और जहां से चले वहीं पहुंचे, बराबर 0, -3I1 प्लस 6I माइनस प्लस माइनस माइनस 6I1 बराबर 0। यहां से हम I को 6I को हम पहले लिख देते हैं, ये माइनस तो -9I1 बराबर हो जाएगा 0। इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 में 2 से घटा दो, यहां मैं लिखता हूं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो क्या आएगा, तो यहां पर आंसर आ सकता है आपका, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लें। हाँ दिखाई दे रहा, भी जगह भी हमारे पास, तो हम पहले लिख सकते हैं 6I प्लस 3I1 इक्वल टू 4, यहां है 6I माइनस 9I1 इक्वल टू 0, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, माइनस करने का मतलब अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो चुका है, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 12I1 बराबर 4 आया, दिखाई दे रहा है जी। इसके बाद हम इसको यहां से लिखेंगे, तो यहां 12I1 इक्वल टू 4, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/12, 4/12 यानी 1/3, तो I1 बराबर आ गया 1/3 एम्पियर। ये हमें I1 की वैल्यू मिल चुकी है। I1 कहां से चलेगा 3 ओम वाले में से। फिर हम समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 से, कहां है समीकरण 1, ये रहा, 6I प्लस 3I1, 3 इंटू I1 की जगह 1/3 इक्वल टू 4, तो यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल, 6I प्लस यहां 1 आया 4 आया, 6I इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 1 यानी 3 हो जाएगा, I इक्वल टू, ये देखो 1 उधर जाके माइनस हुआ ना, ये 1 उधर जाके माइनस हुआ, 4 - 1 3, और यहां हो जाएगा 3/6, आंसर इज 1/2 एम्पियर। ये I की वैल्यू आ गई। अब रही बात आंसर लिखने की, तो देखो जो मेन धारा है, मुख्य धारा आ चुकी है 0.5 एम्पियर, आप लिख सकते हो 1/2 को,
ठीक। और 4.5 ओम में चलने वाली धारा भी यही है। देखो 4.5 ओम में धारा क्या है, आई ही है, यानी 0.5 एम्पियर, यही आंसर होगा। ठीक, 0.5 एम्पियर। फिर 3 ओम में कितना है, 3 ओम में धारा, ये मुख्य धारा में मिल चुकी है। 3 ओम में ये एक आंसर आ चुका है। ठीक है, 3 ओम में धारा I1 चल रहा है, I1 का मान हमें पता है कितना है, 1/3, तो ये लिख सकते हो 0.67 ना। अगर आप दशमलव लगाओगे 10 होगा, नहीं 0.67 है, 0.33 होगा। हाँ, 0.33 एम्पियर हो गया 3 ओम में धारा। उसके बाद 6 ओम में धारा, 6 ओम में धारा कितनी है, I माइनस I1 यानी कि 1/2 में 1/3 माइनस कर दो, यहां माइनस करके देख लेते हैं। 1/2 माइनस 1/3, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस 2 हो जाएगा, 1/6। 1/6 आया तो पॉइंट लगाने पर वो 10 हो जाएगा ना। तो 6 1 कम 6, फिर 4 40, 6 छंग 36, तो 0.167 एम्पियर, ये आपका आंसर। तो ये तीनों प्रतिरोधकों में हमने धारा बता दी है। इसमें आया है 0.5 एम्पियर, इसमें आया 0.33 और इसमें आया 0.167। अगर आप रेशियो में बात करेंगे तो इसमें आया आपका 1/2, इसमें आया 1/3 और इसमें आया 1/6। सही है, यहां तक समझ गए ना। यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1/2 है, ये क्या है 1/3 है, और ये क्या है 1/6 है। अगर आंसर शीट में ऐसे भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट, E1 सेल के सिरों की वोल्टता। E1 सेल ये रहा, देखो ये, तो हम एक काम करते हैं, ये हम यहां से इस P पॉइंट मान लिया और इसको A मान लिया। तो ध्यान से देखो P और A, ये सेल का टर्मिनल हो गया। देखो सेल का टर्मिनल P और A हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें P से A का क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम P से A तक जाएंगे और वोल्टेज डिफरेंस निकाल लेंगे। मतलब P और A का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वही E1 का क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर होगा। अच्छा, क्या यहां तक नोट कर लिया आपने? अगर यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं इरेज कर दूं। ठीक, नोट करो जल्दी से, पॉज करके नोट करो, मैं इरेज करने वाला हूं। ठीक हो गया, चलो इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने चल रहे हैं हम। ठीक है, क्या आपसे बोला जा रहा है, E1, तो हम यहां लिखेंगे E1 सेल के सिरों की वोल्टता, E1 सेल के सिरों की वोल्टता। तो हम P से चल रहे हैं, P से चल रहे हैं तो Vp लिखेंगे, फिर प्लस से माइनस चल रहे हैं तो माइनस होगा कितना, 4 होगा। ठीक है, करंट के दिशा में चल रहे हैं तो माइनस होगा कितना, 0.5 इंटू आई करंट की वैल्यू 1/2 आ चुका है, 1/2, और जहां चलना था वहां पहुंच गए तो VA आ गया। ठीक, क्या करना है, VA को यहां ले आना है, तो Vp माइनस VA यही होगा टर्मिनल विभवांतर होगा सेल का। और यहां से होगा, ये उधर जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस में 0.5, और 1/2 का मतलब भी 0.5 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो Vp माइनस VA इक्वल टू 4 प्लस आंसर हो जाएगा 0.25, ऐड कर लेंगे तो Vp माइनस VA इज इक्वल टू हो जाएगा 4.25 वोल्ट। तो ये हुआ आपका आंसर, नोट कर लें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको नोट करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर
इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ये प्रश्न 2022 के सेट नंबर 6 में पूछा है और ये प्रश्न आज के वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा 2022 का सेट कंप्लीट हो जाएगा और हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे 2021 और 2020 में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले मान लो, हालांकि दिया है लंबाई इस तार में, इस क्वेश्चन में तार की लंबाई दिया है, बट जरूरी नहीं क्वेश्चन में लंबाई दी ही हो तभी सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी लंबाई ना दी होती तब भी इसका आंसर आता। तो मैं यहां पर तार की लंबाई को L मानकर सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर मानोगे तो 20 गुणे 10 की घात -10 करोगे, फिर उसका 25% बढ़ाओगे, कोई फायदा नहीं है। मान लो, माना तार की लंबाई L, ठीक है, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, प्रतिरोधकता रो तथा प्रतिरोध R है। तो R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर, तो नई स्थिति में लंबाई, हमने इस लंबाई को L डैश बोला, तो ये क्या है? ये पुरानी लंबाई में 25% और जोड़ने की बात कर रहा है, तो यानी L प्लस L इंटू 25 अपॉन 100 की बात कर रहा है। 25% का मतलब यही होता है। तो यहां से L डैश बराबर हो जाएगा 25 एकम 25 चौके 100, यानी L प्लस L बाई 4, इसको सॉल्व करने पर आएगा 5L बाई 4। बोलो आया समझ में? अरे भाई यहां 1 लोगे, 1 4 का एलसीएम 4 होगा, फिर यहां 4L होगा, यहां 1L होगा, 4L प्लस L इक्वल टू 5L अपॉन 4। समझ में आ गया होगा, ठीक? अच्छा, इसके बाद क्या लंबाई परिवर्तित करने पर क्या आयतन बदल जाएगा तार का? नहीं, तो यहां वही होगा। आप यहां लिखोगे प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं पता है दूसरे केस में। प्रारंभिक आयतन मान लेते हैं क्या होगा? देखो बेलन का आयतन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, A इंटू L होता है, A पाई आर स्क्वायर, L की जगह H, तो ये हो जाएगा A इंटू L बराबर अंतिम आयतन A डैश L डैश, हमने लिख लिया ना। नई स्थिति में लंबाई ये हो गई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां हमने कुछ मान लिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने? A डैश मान लिया, ठीक है। उस केस में AL ऐसे ही रहेगा, A डैश निकालना है। L की वैल्यू हमें मिली है कितना? 5L बाई 4। ध्यान से देखो तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4A बाई 5 हो जाएगा, यानी 4A बाई 5 हो जाएगा किसकी वैल्यू? A डैश की। अब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? अतः तार का नया प्रतिरोध, इसको हम R डैश बोल देते हैं, तो R डैश इक्वल टू क्या होगा? रो तो वही रहेगा, L डैश अपॉन A डैश हो जाएगा। रो L डैश की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी, 5L बाई 4, A डैश की वैल्यू आई है 4A बाई 5, ठीक है। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर यहां से R डैश हम लिखेंगे,
ये हम ऐसे लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। बाकी जो नंबर्स हैं उसको यहां लिखते हैं 5/4, 5/4। और ये चीज ऊपर जाके, चलो इसको यहां लिखता हूं मैं, ये 5/4 कहां है, मल्टीप्लाई में, यहां 5/4 और यहां क्या है ये 4/5 ऐसे। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, ये हो जाएगा 5/4 और ये चीज ऊपर जाके हो जाएगी 5/4। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे। यहां से r डैश इक्वल टू, ध्यान से देखो इक्वेशन 1 को, रो एल अपॉन ए किसके इक्वल है, r के, तो ये हो जाएगा r और यहां क्या हो जाएगा 55 25/4 चौके 16, यानी हो जाएगा 25/16 r, ये हो जाएगा r डैश। ठीक है, यहां हमने क्या अप्लाई किया है, समीकरण 1 हमने यहां अप्लाई किया है। अरे भाई रो एल अपॉन ए की जगह हमने यूज किया r। ठीक, अब आप लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, तो इसका फॉर्मूला होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, यही फॉर्मूला होता है वृद्धि का। तो यहां से वृद्धि हमारे पास कितना होगा, वृद्धि निकालने के लिए r डैश माइनस r होगा बटे r होगा गुणे 100 होगा, यही फॉर्मूला बनेगा प्रतिशत वृद्धि का। तो r डैश हमारे पास आया है 25/16r, माइनस यहां r रहेगा, बटे में r रहेगा, गुणे में 100 रहेगा। तो यहां से देखो ये प्रतिशत वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज प्रतिशत वृद्धि ऐसे हम लिखते चले जा रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि। तो यहां से देखो ये एक मान लो 16 और एक का एलसीएम 16 हो जाएगा, यहां 25 हो जाएगा और यहां एक से जाएगा तो यहां 16 हो जाएगा, हमने r कॉमन ले लिया था। ठीक, और बटे में क्या है r है और गुणे में क्या है 100 है, r से r कैंसिल हो चुका है। यहां 25 में से 16 चला जाएगा, क्या बचेगा, 25 में से 16 जाने पर बचता है 9 और यहां बटे में आएगा 16 गुणे 100। अब आप समझदार हो, ये काटोगे तो ये 4 चौके 16, ये 25 चौके 100, तो यहां से परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो ऊपर आया 25 9 225 होता है, बटे में 4 और सॉल्व करेंगे 4 पंचे 20, 25 आया 4 छंग 24, एक आया 10 हुआ दशमलव लगाने पर, 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20, 56.25% इतनी वृद्धि होगी प्रतिरोध में। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, फिर भी आप वीडियो को पूरा देखें। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिनों में हम केमिस्ट्री की सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही जल्द हम केमिस्ट्री के अनसॉल्व की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे जरूरी बात, एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई कीजिए। तो एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।